हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? बायोलॉजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सजीवों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जनक कहते हैं किसको? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। और जीव विज्ञान को दो शाखा में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जीव विज्ञान को कितने शाखाओं में बांटते हैं? दो शाखाओं में। कौन कौन? जूलॉजी और बोटनी। BOTANY, बोटनी। जीव विज्ञान को दो शाखा में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटनी। तो जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत। जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? तो जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी का जनक भी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। जूलॉजी का जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान को दो शाखा में बांटते हैं, जूलॉजी और बोटनी। तो जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी का भी जनक किसको कहेंगे? अरस्तु को कहेंगे। ठीक है। जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जूलॉजी का जनक कहते हैं किसको? अरस्तु को। इसके बाद जूलॉजी का जनक कहते हैं किसको? अरस्तु को। और बोटनी के तहत किसका अध्ययन करते हैं? तो बोटनी का जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रास्टस। बोटनी का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। बोटनी का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को। तो देखिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। और जीव विज्ञान को कितने शाखा में बांटते हैं? दो शाखा में, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी का जनक किसको कहते हैं? जूलॉजी का जनक कहते हैं किसको? अरस्तु को। जूलॉजी का जनक अरस्तु को। और बोटनी का जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं। और जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत। और बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पादप का अध्ययन करते हैं। बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप का। और जूलॉजी के अंतर्गत जंतु का अध्ययन करते हैं। और बोटनी के अंतर्गत पादप का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये तो आपका था जीव विज्ञान। क्या था? जीव विज्ञान से रिलेटेड बातें। अब इसमें जो पहला टॉपिक है वो है कोशिका, सेल। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल। जीव विज्ञान में पहला टॉपिक क्या है? सेल यानी कोशिका। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कोशिका। कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका। आज का टॉपिक क्या है? कोशिका। तो कोशिका किसे कहते हैं? तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का जो बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है? साइटो। और साइटो का जब हम अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। और कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज किया सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने खोज किया। कब? 1665 ईस्वी में।
1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का, किंतु उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, और उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसको कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो रॉबर्ट हुक को। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। किसको? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। तो देखिए, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, किंतु उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, है ना। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। किसको? रॉबर्ट हुक को। उसके बाद मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की खोज किया था 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने 1674 ईस्वी में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को। उसके बाद कौन आया? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। और इन्होंने कहा कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, अर्थात कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, न कि अंग है। ये क्या है? हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है। ये किसने कहा था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि जो मनुष्य का शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, अर्थात कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। किसने कहा था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को मतलब क्या? जो मरा हुआ कोशिका उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। और सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा।
तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का। इसको एक बार फिर से देखिए, कोशिका, तो कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, किंतु इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया था। मृत कोशिकाओं की खोज किया था। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोशिका के बारे में पहले बताया था, तो इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। और कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। और इन्होंने बताया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, अर्थात कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और तंत्रिका कोशिका जो होता है हमारा मस्तिष्क में पाया जाता है, स्नायु कोशिका, उसमें विभाजन नहीं होता है। देखिए, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। और तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, जिसके कारण जो हमारा मस्तिष्क में चोट लगता है तो व्यक्ति का मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है, यानी तुरंत हो जाती है। क्यों? क्योंकि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, यानी न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता, जिसके कारण सर में चोट लगने से व्यक्ति तुरंत मर जाता है। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है लीवर में, यानी लीवर यकृत या जीगर में। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत या जीगर में होता है। कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में, यानी ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। विभाजन किसमें नहीं होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है किसमें? तो ब्रेन में नहीं होता है। किसमें? BRAIN, ब्रेन में नहीं होता, यानी तंत्रिका कोशिका में। किसमें? तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तो इसको समझिए। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। और तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो लीवर यकृत जीगर में तेजी से कोशिका विभाजन होता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है लीवर यकृत जीगर में। कोशिका विभाजन नहीं होता ब्रेन तंत्रिका कोशिका में। और तंत्रिका कोशिका जो है वह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये था आपका कोशिका के बारे में। तो ये कोशिका के बारे में पढ़े। और कोशिका के अंग कौन कौन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कोशिका का जो अंग होता है उसमें पहला होता है जीवद्रव्य, यानी जीवद्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सबको बारी बारी से समझेंगे। चलिए, अब समझते कोशिका तो समझ गए। अब समझते कोशिका के अंग के बारे में। अब कोशिका के अंग में पहला जो होता है वो होता है आपका जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। पहला क्या होता है? जीवद्रव्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीवद्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीवद्रव्य का खोज पुरकिंजे ने।
जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य का खोज किसने किया? पुरकिंजे ने। और जीव द्रव्य क्या है? एक तरल गाढ़ा पदार्थ। जीव द्रव्य क्या है? तो एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। जीव द्रव्य क्या है? तो एक तरल गाढ़ा पदार्थ है जो शरीर के सभी जैविक क्रियाओं को क्या करता है? कि नियंत्रण करके रखता है। और सभी जैविक क्रियाएं कहाँ होती है? तो जीव द्रव्य में होती है। इसीलिए जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन का आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन का आधार। जीवन का आधार कहते हैं। किसको? जीव द्रव्य को। क्यों? क्योंकि शरीर की सभी जैविक क्रियाएं जो होती है वो कहाँ होती है? जीव द्रव्य में होती है। इसलिए इसे जीवन का आधार कहते हैं। और खोज किया था पुरकिंजे। और यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। और जीव द्रव्य जो है वो दो प्रकार का होता है, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। जीव द्रव्य जो है वो दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और एक होता है केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव। जीव द्रव्य जो है वो दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव जो होता है वो कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन? कोशिका द्रव। और देखिए जीव द्रव्य जो होता है ये क्या होगा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इस समय क्या होता है कि एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है ना। इसमें क्या होता है कि क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जीव द्रव्य में। ठीक है, तो देखिए जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, प्रोटोप्लाज्म। तो जीवन का आधार सभी जैविक क्रियाएं प्रोटोप्लाज्म में होती है। और जब देखिए जीव द्रव्य दो प्रकार का, कोशिका द्रव और ये क्या है? केंद्रिका द्रव है। तो जब कोशिका के अंदर रहेगा तो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव। ये क्या है? कोशिका है। तो जब कोशिका के अंदर रहेगा तो क्या कहलाएगा? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव। जब कोशिका के अंदर रहेगा तो कोशिका द्रव कहलाएगा। और जब केंद्रक के अंदर रहेगा यानी न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो क्या कहलाएगा? केंद्रिका द्रव। न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो क्या कहलाएगा? केंद्रिका द्रव कहलाएगा। और जब कोशिका में रहेगा तो कोशिका द्रव, केंद्रक में रहेगा तो केंद्रिका द्रव। और इस दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? जीव द्रव्य बन जाता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए जीव द्रव्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य क्या होता है कि एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? एक गाढ़ा पदार्थ होता है। और जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। जब कोशिका में रहेगा तो कोशिका द्रव, केंद्रिका में रहेगा तो केंद्रिका द्रव कहलाएगा। ठीक है, ये था आपको पहला जीव द्रव्य। उसके बाद जीव द्रव्य के बाद क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसके बाद क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। दूसरा अंग क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति के बारे में समझिए। दूसरा अंग क्या होता है कोशिका का? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। और कोशिका भित्ति क्या करता है? पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। और केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाया जाता है, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। केवल पादप में पाया जाता है। केवल किसमें पाया जाता है? पादप में। और पादप को क्या करता है? पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, मतलब वॉल का मतलब होता है दीवार, यानी इसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। पेड़ पौधों को क्या करता है? केवल पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है कौन? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है, ये था आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बाद क्या है? कोशिका भित्ति जो होता है वो पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है?
पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। तो कोशिका भित्ति अगर पूछेगा कैसा होता है तो पारगम्य होता है। ठीक है। कोशिका भित्ति के बाद आता है आपको कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या आता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली क्या करता है? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और ये सभी शरीर में जो कार्य होते हैं उसको नियंत्रण करके कौन रखता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है उसके अंदर जाने वाली वस्तुओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य होता है कौन? कोशिका झिल्ली। अगर पूछेगा कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? पादप और जंतु में। और यह कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है, और अंदर जो जाता है वस्तु उसका नियंत्रण करके कौन रखता है? तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो अर्धपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। और यह केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। और पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो पारगम्य होता है। और कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और पादप और जंतु को सहायता प्रदान करता है, उसमें जाने वाली वस्तु का नियंत्रण करके रखता है कौन? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्धपारगम्य होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली के बाद आता है आपको, कोशिका झिल्ली के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंग्लिश नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी नाम क्या है? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? खोज किया है अल्टमैन ने। अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र पूछ सकता है कि क्रेब्स चक्र किसमें चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज। जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज, एटीपी और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज, एटीपी और ऊर्जा प्राप्त होता है ना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को। तो क्रेब्स चक्र किसमें चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र जो चलता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, एटीपी और ऊर्जा। एटीपी का मतलब हो गया एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसीलिए कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्तिगृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ गए। इसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है आपको राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है?
और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि कोशिका का पावर या शक्तिगृह कहती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही हम लोग क्या होता है कि सांस लेते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम की खोजकर्ता पैलाडे। राइबोसोम की खोजकर्ता किसे कहते हैं? पैलाडे को। खोज कौन किया है? पैलाडे। और यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका के अंदर का छोटा अंग होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम, और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम को। तो देखिए, राइबोसोम का खोजकर्ता पैलाडे ने किया था, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम। राइबोसोम 2 प्रकार का, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S हल्का होता है। 70S राइबोसोम हल्का होता है और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अविकसित कोशिका में पाया जाता है। 80S राइबोसोम भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया अविकसित। प्रोकैरियोटिक का मतलब अविकसित और यूकैरियोटिक का मतलब विकसित। इसको समझिए। राइबोसोम की खोजकर्ता पैलाडे ने किया था। राइबोसोम जो होता है वो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है और इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पूछ सकता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम क्या होता है कि हल्का होता है और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी अविकसित कोशिका में पाया जाता है। 80S राइबोसोम भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ हम लोग क्या समझे? राइबोसोम के बारे में, और अगले वीडियो में बताएंगे प्लास्टिड के बारे में, यानी लवक के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।